स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जियोपॉलिटिक्स में लव और हेट निर्भर करता है आपकी जरूरतों पर नजर रखिए दूसरे की। रिश्तों में अपने हितों को बचा पाएंगे आप। फ्रांस ने रिसेंटली सरप्राइज कर दिया अपने सभी साथी देशों को, कहा कि हम पैलेस्टीन को एज स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले G7 की कोई देश, ग्रुप ऑफ 7 का कोई देश रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है पैलेस्टीन को। लेकिन जो P5 होता है ना, परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से 2 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई बता पाएगा कमेंट में कि इनमें से कौन 2 देश हैं? अरे हिंट तो मैं दे चुका हूं आपको, वेस्टर्न ब्लॉक के 3 देश हैं और 2 है रशिया चाइना। तो भाई कौन होगा जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता होगा, राइट? अब G7 देश क्यों नहीं करते? पहला तो जवाब आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, अरे भाई साहब वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं ना। यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता है और यूएसए की लीडरशिप में वेस्टर्न वर्ल्ड चलता है, ये कारण होगा। लेकिन ये बताते ये हैं, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जब तक 2 नेशन का सोल्यूशन नहीं आ जाता, मतलब पैलेस्टीन की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिस पर पैलेस्टीन की जनता तैयार हो। कोई भी पैलेस्टीन का ग्रुप ऐसा ना हो जो फिर इसका विरोध करे। लेकिन भाई अभी तो हमास है जो कहता है कि हम तो मानते ही नहीं, इजराइल एग्जिस्ट भी करता है। तो अब G7 नेशन कहते हैं लो देखो ये कह रहा है इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनके साथ कैसे बातचीत कर ले भाई हम। अच्छा, वैसे जब फ्रांस ने कहा है कि हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं ऑफिशियली, क्या लगता है आपको ईरान इस बात से खुश होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी, ईरान तो पैलेस्टीन के सपोर्ट में रहता है, वो तो खुश होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? पता लगेगा ना। अभी भाई इतना बड़ा फैसला है तो उसकी कुछ लेयर्स तो होंगी ना, उन लेयर्स को ही तो हमें समझना है। जर्मनी का कहना है इजराइल हम तो आपके साथ हैं। फ्रांस का मैं पता नहीं, फ्रांस तो धोखेबाज है। हम आपके साथ हैं, हम तो मानते हैं भाई आपकी सुरक्षा के लिए ही आपने जो किया है जो गाजा में, वो जरूरी था। अब फ्रांस का रिलेशन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात बताऊं, उस समय तो फ्रांस जो है फेवरेट मानता था इजराइल को अपना। आप कहेंगे ऐसा क्यों? याद एक अल्जीरिया जगह पड़ती है, ये कनेक्शन यहां से भी है। अब देखो ये नदर्न अफ्रीका में है और ये उस समय पर फ्रांस के कंट्रोल में था, यानी कि फ्रांस की कॉलोनी थी। अब यहां पर आजादी की मांग उठ रही थी और इसको हम कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका और उधर है मिडिल ईस्ट। इसको मिलाकर हम कहते हैं MENA नेशंस, MENA, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। और इनकी अपनी ना एक सोलिडारिटी होती है, यानी कि एकता होती है, इस्लामिक नेशंस और एक अरब कल्चर का इन्फ्लुएंस। अब फ्रांस को लगता था कि यार जो बाकी अरब देश हैं वो अल्जीरिया के जो रिवोल्यूशनरी हैं उनको सपोर्ट करके फ्रांस को यहां से भगा देंगे, तो फ्रांस तुम तो भाई कमजोर हो जाओगे इस एरिया में। तो ऐसे में इस एरिया में कोई दूसरा तो चाहिए ना जो अरब के लिए प्रॉब्लम हो, और वो कौन? इजराइल। तो यानी कि अगर स्ट्रांग रहेगा इजराइल तो अरब नेशंस जो हैं उनके अटेंशन डाइवर्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भाई साहब अटेंशन डाइवर्ट रहेगी। फिर देखिए सुएज क्राइसिस 1956 में, ये देखिए यहां पर इजिप्ट में जो उनके लीडर थे उन्होंने कहा, नासर ने, कि भाई हम तो सुएज को कैनाल को नेशनलाइज कर रहे हैं। नेशनलाइज, इससे पहले इस पर जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन फ्रांस का होता था। फ्रांस को लगा यार हमारे लिए यहाँ से ऑयल सप्लाई, ट्रेड सप्लाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा इन्फ्लुएंस भी कम, इकोनॉमिक नुकसान भी। तो ऐसे में इन्होंने फ्रांस में एक जगह पड़ती है सेवरर, वहां पर मीटिंग करी और कहा कि इजराइल आप हमारा साथ दो, इनके साथ वॉर करते हैं, हराते हैं और अपने इंटरेस्ट को बचाते हैं। तो उस समय तो फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन साथ खड़े थे भाई, तब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आते हैं डे गोले मोमेंट। इसका मतलब है अब यहां से चीजें बदलने लगी। जैसे ये इनके राष्ट्रपति बने, इन्होंने कहा कि यार अब इजराइल ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ये वही वाली बात है, जो आपका दोस्त है उसकी आप तारीफ तो करते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त अगर आपसे ज्यादा ताकतवर बनने लग जाए तो कई बार दूसरे को इनसिक्योरिटी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के साथ ऐसा होता है, आप शायद अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन भाई जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मैटर करता है ना। आपको नहीं पता आज जो आपका दोस्त है कल दुश्मन हो जाए। तो ऐसे में इजराइल का एक्सपेंशन हो रहा था उसके इन्फ्लुएंस का, और फ्रांस का श्रिंक हो रहा था। श्रिंक कैसे? 1962 में वो जो अल्जीरिया की बात बताई थी ना, वो आजाद हो जाता है, फ्रांस को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं वहां से। अब फ्रांस को लगता है हम तो उस एरिया में इन्फ्लुएंस रख नहीं रहे, अब ये अपना इन्फ्लुएंस रख रहा है, कहीं आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। सेकंड रीजन, ऑयल। उन्होंने कहा इजराइल तुम यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो बाकी सब देशों के साथ। उधर इराक भी तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि भाई वो तो फलस्तीन के फेवर में था, इवन सद्दाम हुसैन। तो इनको लगा कि यार ऑयल की जो सप्लाई है एक तो वो डिसरप्ट हो सकती है, तो फ्रांस की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए क्राइसिस हो सकता है अगर इजराइल इसी तरीके से एक्सपेंड करता रहा अपने इन्फ्लुएंस को। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है,
इराक की जो नेशनल पेट्रोलियम कंपनी थी, मतलब कि इराक पेट्रोलियम कंपनी नाम था उसका, लेकिन वाकई उसमें फ्रांस के स्टेक थे। तो फ्रांस को लगा हमारी शेयर होल्डिंग है, ये तो हमारे ऑयल बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर फ्रांस चाहता था कि इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर में उसको एक इंडिपेंडेंट पावर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, ना कि यूएसए का पिछलग्गू। समझते हैं पिछलग्गू मतलब बैंड वैगनिंग, कि भाई यूएसए जो कहता है फ्रांस के इससे क्या पूछना, फ्रांस तो वही करेगा। फ्रांस कहेगा मतलब गजब बेइज्जती है, तो हम तो दिखाएंगे कि हम अलग हैं। 1960s में फ्रांस ने फिर क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया पैलेस्टीन को? क्योंकि अगर लग रहा था कि इजराइल का इंफ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है तो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना एक काउंटर बैलेंस हो सकता था इजराइल के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि देखो पीएलओ वहां पर लीड कर रही थी, मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिटेंट आउटफिट था जिसका मानना था कि इजराइल एक देश नहीं कब्जा है जिसको हटाना है। तो फ्रांस इसको कैसे सपोर्ट कर देता कि हाँ हम पैलेस्टीन को देश मानते हैं, आप देश को चलाइए? ऐसा भारी पड़ जाता फ्रांस पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका था और फ्रांस को बाकी देशों के साथ भी तो रिलेशन को मैनेज करके चलना था ना, कि भाई आप इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर अब क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? तो इसका पहला रीजन है कि गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से केवल फ्रांस में ही नहीं दुनिया में भी एक प्रो ह्यूमैनिटेरियन और प्रो पैलेस्टीन पेन एक सेंटिमेंट बन गया है। तो उसको लेकर अगर स्टैंड कोई लेता है तो अपनी लीडरशिप को प्रोजेक्ट करता है। ये पहला रीजन है। बाकी रीजन बताता हूं, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर लीजिए, शशांक त्यागी फॉर यू। सारे अपडेट्स यहां पर मिलते रहेंगे, आपको इंटरेक्ट करना है मेरे साथ, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट। आप में से जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी प्लान कर रहे हैं ना, तो अगर अच्छी तैयारी चल रही है तो वही बात मैटर करती है। लेकिन अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड सपोर्ट, क्योंकि जिससे वो काम आप कर लें जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, इन टाइम बाउंड मैनर में एक्सपर्ट गाइडेंस से, और जिन बैचेस से ऑलरेडी हमारे यहाँ सिलेक्शन है, जैसे 12th रैंक आशी, 77th रैंक नीलेश गोयल लास्ट ईयर बैच, तो आप ये कोड लगाकर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी कुछ एडिशनल सेल चल रही है मंथ एंड, और मैं पढ़ाता हूं कंप्लीटली पीएसआर ऑप्शनल। यहां पर मैं आपको जीएस पॉलिटी में मिलूंगा, जीएस बैच में पॉलिटी कंप्लीट, पीएसआर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। दिस बैच इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर मोर। नाउ अब ईरान इजराइल का जो कन्फ्रंटेशन रिसेंटली हुआ वो है कारण नंबर 2। आप कहेंगे ऐसा क्यों? फिर दोबारा से फ्रांस को लग रहा है कि यार ये तो इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस रीजन में। अभी इन्होंने अटैक किया, फिर इधर से ईरान ने अटैक किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तो ऑयल क्राइसिस हो जाए, और दूसरा खुद फ्रांस की लोकेशन है यहाँ पर, ये यूएई में इसका भी एक बेस है, तो उसको लग रहा है कहीं मिलिट्री एंगेजमेंट ना हो जाए, क्योंकि नेटो नेशन, आर्टिकल 5, अगर तुम्हारे देश पर अटैक हो जाए, मतलब कि यूएसए ने घर में घुस के अटैक कर दिया भाई ईरान पर, तो अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, प्रॉक्सी मतलब वो आतंकवादी समूह, उनके थ्रू या खुद अटैक करने लग जाए तो भाई फ्रांस के लिए भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। प्लस दूसरी है यूएसए का खुद का डिक्लाइन हो रहा है, फ्रांस को ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी यूएसए इंश्योर नहीं करा पा रहा, तो ये सही मौका है अपनी लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने का। उसका मानना है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज है ना उसको भी मैं कंट्रोल कर पाऊंगा इस तरीके से। आप कहेंगे भाई ये कैसे कंट्रोल कर लोगे, मतलब तुम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इससे जो है हमास, हिजबुल्ला, इनका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो देखो फ्रांस का कहना, जरा सुन तो लो, बताएंगे। अभी यहां पर आपके हुतीज बैठे हैं, यहां पर आपका ये जो गाजा वाला एरिया हमास है, फिर आपके इराक में भी आर्क ऑफ रेजिस्टेंस के अदर टेररिस्ट ग्रुप हैं, यहां पर हिजबुल्ला है। इनका मानना है भाई इनको इतना वजन क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पैलेस्टीन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर फ्रांस सोल्यूशन दिला दे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सपोर्ट कर दे कि भाई तुम नेगोशिएशन के लिए तैयार है तो चलो तुम्हारा नेगोशिएशन कराते हैं और तुम्हें एक देश रिकॉग्नाइज कराते हैं, तो ऐसे में हमास के लिए जो सपोर्ट है वो खुद ही कम हो जाएगा, और हमास को सपोर्ट करने वाली बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनका भी सपोर्ट कम हो जाएगा। तो फ्रांस का ये भी लॉजिक है। अदर रीजन सुनिए, ऑकस की वजह से भी फ्रांस खपा रहा। कारण ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, अब खफा इस वजह से नहीं है कि इसको इसमें क्यों नहीं लिया इस ग्रुप में, नहीं, मुद्दा यह है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में $66 बिलियन की एक डील हुई थी, जिसमें कि सबमरीन बेचनी थी। फ्रांस देता, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आता, $66 बिलियन। लेकिन एंड मौके पर पता लगा धोखा हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा फ्रांस इतने सालों से नेगोशिएशन चली, अब आपके पास डील आने वाली थी, लेकिन अब आपको नहीं, हम यूके को चुन रहे हैं। तो फ्रांस ने कहा भाई पहले मना करते अलग बात थी, अब आपने ऐसा कर दिया, कैंसिल कर दी डील। और दूसरी चीज, यूएस से तुमने ये कराया है, ये तो एक्ट टू ब्रूट वाली बात हो गई, धोखा देने वाली बात हो गई। और तुम कहते हो हम तुम्हारे एलाय हैं, हमें सरप्राइज दे रहे हो,
तो भाई फिर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाला सरप्राइज भी तो बनता है ना। दूसरा, वो दुनिया से कहना चाहता है ईयू का लीडर कौन, तो दुनिया कहेगी जर्मनी, यूएसए भले ही ईयू का पार्ट नहीं लेकिन लीडर तुम्हारा वही है। फ्रांस कहते हैं इसी चीज को बदलना है मुझे, जब ईयू का लीडर कौन कहा जाए तो फ्रांस आए, राइट। अब रिजल्ट क्या है इसका, कह रहे हैं कि अगर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया और इस मुद्दे को फिर और इंटरनेशनलाइज कर दिया गया, तो फ्रांस जैसे ही रिकॉग्नाइज करा लेगा पैलेस्टीन को एज स्टेट, तो ऐसे में उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहना छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगर इजराइल किसी सॉवरेन स्टेट में, क्योंकि अगर पैलेस्टीन देश बन गया तो उस देश के वेस्ट बैंक वाले एरिया में अगर आप इंटरवीन करते हो, वहां पर अपनी मिलिट्री को रखते हो, तो इस बेसिस पर तो फिर फ्रांस आपके खिलाफ सैंक्शंस भी लगा सकता है। आप में से जो लोग इन एक्टिविटीज में पैलेस्टीन के खिलाफ शामिल हैं उनको वीजा भी नहीं देगा। प्लस पैलेस्टीन के पास मौका आ जाएगा एज अ नेशन, वो आईसीजे, आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट्स में वो अपना मत रख सकता है एज इंडिपेंडेंट नेशन, तो यार उसका तो स्टेटस बढ़ जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि फ्रांस ने जो किया, क्या वो डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा? क्या बाकी वेस्टर्न नेशंस भी अब रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे? अब देखिए, जर्मनी का तो कहना है अब हमसे तो एक्सपेक्ट ना करिए, हम तो क्लियर कट कह रहे हैं कि हम इस शॉर्ट टर्म वाले तरीके में नहीं पढ़ना चाहते, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यूके का कहना है देखो हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे क्योंकि अभी रिकॉग्नाइज करने से कुछ फायदा नहीं है। कारण, अरे टू स्टेट सॉल्यूशन हो, नेगोशिएशन हो, तब जाकर रिकॉग्नाइज करें। फ्रांस जो कर रहा है जल्दबाजी है और उसका कोई अल्टीमेट इंपैक्ट मिलने नहीं वाला। इटली, जॉर्जियो मेलोनी, उनका भी सेम ही कहना है, फाइनल स्टेप तो नेगोशिएशन होता है, टू स्टेट सॉल्यूशन होता है, वो जब होगा तब मानेंगे। अब जरा मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है ना, ये है वेस्ट बैंक वाला एरिया। तो जनरली लोगों को लगता है कि वेस्ट बैंक में तो ठीक है, वो पैलेस्टीन की जनता होगी, पैलेस्टीन अथॉरिटी होगी, उसका राज होगा। लेकिन देखिए ये एरिया बटे हुए हैं ए, बी, सी। जो ए वाला आप एरिया देख रहे हैं तो ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन कंट्रोल में है, एक्चुअल में पैलेस्टीन कंट्रोल में। ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, ये इजराइल है और ये गाजा है, ठीक है। गाजा का क्या हाल है वो भी बताऊंगा। जो आप एरिया बी देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये एक्चुअली ज्वाइंट कंट्रोल में है, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जो सी वाला एरिया, जो लगभग 60% है वेस्ट बैंक का, ये पूरा ग्रे एरिया, ये एक्चुअली इजराइल के ही कंट्रोल में है। तो अब कुछ मेंटल पिक्चर क्लियर हो रही है आपको। तो पैलेस्टीनियन जो पीपल हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद अब्बास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस एरिया में अपनी एक गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन उसको देश का दर्जा नहीं है। गाजा वाले एरिया की बात करें तो वो फतह पार्टी को नहीं मानती, यानी कि महमूद अब्बास, पैलेस्टीन अथॉरिटी, वो फतह पार्टी के लीडर। लेकिन यहां पर हमास जो है वो कहती है इनसे कुछ नहीं होगा, ये पैलेस्टीन अथॉरिटी, महमूद अब्बास, ये शांति की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इजराइल से चाहिए पूरा क्षेत्र और उसके लिए चलेंगे हथियार, इजराइल को खत्म करना है। अब इसी वजह से इजराइल का अटैक आप इस तरफ देख रहे हैं। अब ये जो गाजा वाला एरिया है, इसमें मेजर पार्ट में अभी इजराइल की ही एंट्री है। ज़्यादातर पॉपुलेशन देखिए, ये जो आप ग्रे वाले एरिया देख रहे हैं, ये कुछ रिफ्यूजी कैंप्स है जहाँ पर जनता जो है कंसेंट्रेट हो गई है और जहाँ के हालात बदहाल हैं, आमतौर पर हम आजकल न्यूज़ में देखते भी रहते हैं। अब हमास जो है उसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज टेररिस्ट, यूएस, ईयू, तो कोई भी अगर उसको सपोर्ट करेगा तो भाई उसके तो खिलाफ ये सब देश हो जाएंगे। तो जो फ्रांस है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। और ईरान किसको सपोर्ट करता है? हमास को। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि भाई ऐसे रिकॉग्निशन से ईरान खुश नहीं हो रहा, कारण क्योंकि ईरान का तो कहना है अरे हम तो हमास के साथ हैं भाई, हमास कहता है हथियार से बदला लिया जाएगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में फतह पार्टी ये क्या कहती है? तो नेगोशिएशन की बात करती है कि नहीं? तो अब इनका मानना है कि अगर हम पीए को बल देंगे तो हमास का जो इन्फ्लुएंस है वो कुछ कम हो जाएगा, टेररिज्म कुछ कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बीच का सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। यूएसए का कहना है जो इन्होंने किया है ना, ये रेकलेसनेस है, इससे कुछ नहीं होना जाना। और इजराइल का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। इजराइल का कहना है ये जो है ना, ये एक नए तरह के प्रॉक्सी को जन्म देंगे अगर ये ऐसा कर रहे हैं। इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर का कहना है कि अब इजराइल को अपनी सॉवरेनिटी को दिखाना पड़ेगा और वेस्ट बैंक के बाकी एरिया को भी कैप्चर करना पड़ेगा। भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। खैर, कंक्लूजन ये कहता है कि देखो इशू अभी भी वैसे ही बना हुआ है। फ्रांस का ऐसा कह देने से ऐसा नहीं हो रहा है कि बाकी वेस्टर्न नेशंस रिकॉग्नाइज कर रहे हों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 में एक मेंबर फ्रांस है। हाँ, इससे बल मिलता है इस मुद्दे को कि हाँ जल्दी रिकॉग्निशन हो। लेकिन मुद्दा यह है कि पैलेस्टीन लोग केवल वेस्ट बैंक में नहीं है, पैलेस्टीन लोग गाजा में भी हैं।
तो जब नेगोशिएशन होगा तो दोनों तरफ से होना होगा, हमास को भी टेबल पर लाना होगा। लेकिन क्या ईरान ऐसा होने देगा? क्या हमास खुद ऐसा चाहेगा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अगर आपको पूरी क्लैरिटी हो गई हो, यू कैन मेंशन वाह और या अपना ओपिनियन जो भी है आपका कमेंट्स में। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, शशांक त्यागी फॉर यू। और अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल्ड इंक्वायरी चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आप चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल इन दिस नंबर। इस नंबर पर आपको मेरी टीम पूरी तरीके से गाइड करेगी। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट सीज अ सिल्वर लाइनिंग इन फ्रांस बिकमिंग फर्स्ट G7 नेशन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट, क्रिटिकली एग्जामिन। ध्यान दीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, यानी कि आपको बताना है कि इससे पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है और फिर ये बताना है कि कैसे ये एक्चुअली पॉजिटिविटी उतनी लाने नहीं वाला। रिसेंट टाइम में क्या चैलेंजेस हैं वो भी बताना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां पर आप कनेक्ट हो ही जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।